2014 से पहले का कुछ बता। क्या थी जिंदगी, कैसे यहाँ आने का तूने सोचा? मैं यहाँ कैसे आया उसमें आई वुड से थैंक्स टू माय फैमिली। तो इंदौर से, इंडिया से मैं बीकॉम करके आया था। उसके पहले मैंने 2010 से जॉब्स करना स्टार्ट करी। 1 साल का हम लोगों ने कोर्स करा। कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस किए? आपका एक गोल भी होगा उसे अचीव करने के लिए। एक बुक है जो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है, एटॉमिक हैबिट्स। आप कितने बड़ा से बड़ा गोल भी आप अकम्प्लिश कर सकते हो। अगर हम देसी मेंटेलिटी की बात करें, हम स्पेशली इंडियन कम्युनिटी, हमारी मेंटेलिटी भाई हम लोगों में सिविक सेंस नहीं। इंडिया चले जाओ, लाइन में धक्का मुक्की क्यों हो रही, जॉब के लिए सिफारिशी क्यों लग रही है, और इसमें बदनाम कौन होता है? शर्मा जी। मेरी वाइफ का लास्ट नेम भी शर्मा है। हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अगर इम्प्रूव करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो हेल्थ उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप फिट नहीं रहोगे, आप काम पे कैसे जाओ? सो आज स्टूडियो में बैठे हैं तन्मय त्रिवेदी, द मैन हिमसेल्फ। ठीक है। तन्मय त्रिवेदी फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में, राइट। और Welcome तन्मय to मेरे Shop साथ Corporate। कॉलेज में हमने प्रोजेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जी। सास पॉलिटेक्निक मूसचौ से। हाँ जी। राइट। 1 साल का कोर्स था। पढ़ाई तो हमने क्या ही की वहाँ पे, क्या है ना, हमें पता ही हमने क्या किया वहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तन्मय कुछ बता, 2014 से पहले का कुछ बता। क्या थी जिंदगी, कैसे यहाँ आने का तूने सोचा, उसके बारे में कुछ बात करते हैं पहले। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर द Definitely. अपॉर्चुनिटी। एंड जैसा आपने बताया, मैं इंदौर से हूँ, एमपी से। uh, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, फैमिली से। हम लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग है, पीवीसी पाइप्स एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का, श्रीनाथ पाइप्स के नाम से, इंदौर में। मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट करा, फिर सेकंड जनरेशन मेरे फादर और अंकल उन लोगों ने कंटिन्यू करा, फिर थर्ड जनरेशन इसमें आई। और मैं यहाँ कैसे आया उसमें आई वुड से थैंक्स टू माय फैमिली। एंड मेरे फादर जो थे, ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। मेरे एक सिबलिंग है, भैया हैं मेरे बड़े, वो कैलगरी में रहते हैं। वो सबसे पहले आए कनाडा, वो 2011 में आए टोरंटो में। मेरी बुआ जी जो है वो रहती हैं टोरंटो में, उनकी फैमिली रहती है वहाँ पर। सो दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू कनाडा, इंडिया से। वो आए सबसे पहले। फिर 2014 में, 2013 के अराउंड कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुए कि भाई तू भी आइल्स दे दे, और तुझे भी मतलब ट्राई करना चाहिए कि तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कर जाए सब चीज़। तो मैंने भी आइल्स दी, बैंड्स बन गए, सफिशिएंट इनफ टू गेट एन एडमिशन। तब तक मेरे जो ब्रदर हैं वो मूव हो चुके थे रजाइना में। तो वो रजाइना में रह रहे थे, वो सीआईबीसी के लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जॉब कर रहे थे तब वहाँ पर। तब जाके पता चला कि अच्छा, रजाइना नाम की एक सिटी है। क्योंकि अगर तुम इंडिया में से हो तो टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, ये दो तीन सिटीज ही हैं, 2-3-4 सिटीज हैं जो पता रहती है स्पेशली। तब तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका, मेरे को एक काफ़ी सॉफ्ट लैंडिंग मिली, सपोर्ट मिला। तो मूसजॉ हम लोग जाते थे पढ़ाई करने। हम पोस्ट ग्रेड करा वहाँ से बिजनेस मैनेजमेंट में, इंदौर से, इंडिया से मैं बीकॉम करके आया था। उसके पहले मैंने 2010 से जॉब्स करना स्टार्ट करी। मेरी सबसे पहली जॉब ही सास कंपनी के लिए थी, एक इंदौर बेस्ड कंपनी है, वेबजिलिटी एलएलसी। वो दे आर बेस्ड आउट ऑफ कैलिफोर्निया, पर उनका एक ऑफिस है, सपोर्ट और इंजीनियरिंग टीम जो है उनकी वहाँ पे। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू सास और टेक इंडस्ट्री। वहाँ से मैंने काम करना चालू करा, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए वो काम करा। एक अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करा वहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू सेल्स। तो तब से काम करते करते फिर अराउंड 2012 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तब मैंने फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा। फिर उसके साथ साथ में कनाडा आने की तैयारी हुई, मेरा एडमिशन हो गया। फिर 2014 में मैं यहाँ आया। 1 साल का हम लोगों ने कोर्स करा। फिर उसके बाद मैंने सीआईबीसी में जॉब करी एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज रेप, टेलीफोन बैंकिंग में, रजाइना में। अनफॉर्चुनेटली 2016 में मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे डैड की डेथ हो गई थी। तो देन दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड टू गो बैक। इंडिया में थे हम लोग काफ़ी टाइम। आई डिसाइडेड टू स्टे बैक। तो मैं इंडिया में रहा। मेरी मॉम की भी हेल्थ सही नहीं थी, क्योंकि वो भी कार एक्सीडेंट में थे, सब चीज़ था। तो मैं वहीं रहा, भैया वापस आ गए थे। तो वहाँ मैं इंडिया में रहा। फिर इंडिया में फैमिली बिजनेस करा, सब चीज़ करा। 3 साल मैं वहीं रहा। फिर 2019 में आई वाज लाइक कि मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है जाने की, तो आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रेज्यूम माई लाइफ। तब मैं यहाँ आया। फिर पीआर का प्रोसेस हुआ, सब चीज़ हुआ। दैट टुक अराउंड 1 ईयर।
वो एक साल काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था उस टाइम पे, क्योंकि आप पीआर के लिए वेट कर रहे हो, वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड माय कज़िन, अभी वो विक्टोरिया में रहता है, अनिमेश। उसके साथ में एक साल में रहा। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अरविंदर है, मनवीर है। मनवीर को हम जानता हूँ मैं। मनवीर और अरविंदर दोनों को अभिनय भी जानता है। हम सारे कॉलेज में मिले थे 2014 से साथ में। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा, फैमिली ने पीछे से काफ़ी सपोर्ट करा। मेरी बुआ जी वगैरह जो टोरंटो में रहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा। तो वो एक साल काफ़ी घूमते फिरते भी निकला। मैं रेजाइना में रहा, फिर मैं कैलगरी मेरे ब्रदर के पास में रहा, फिर मैं टोरंटो मेरी बुआ जी को विजिट करने गया। उसके 3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। तो मैं टोरंटो में था काफ़ी टाइम के लिए। तो फिर जैसे ही उस टाइम पे मेरा पीआर का प्रोसेस चल रहा था, मेरे पीआर आ गई। जैसी पीआर आई, फिर मैं रेजाइना वापस से मूव हो गया, क्योंकि जॉब मार्केट वाज अ बिट डिफिकल्ट एट दैट टाइम। टोरंटो में इतनी आसानी से जॉब्स नहीं मिल रही थी। हम लोग एजैक्स में रहते थे, कोविड का टाइम था, ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट था, सब चीज़ था। तो उसमें मेरी बुआ एंड उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम फॉर दैट। आज भी हम लोग वी मेक श्योर कि भाई हम लोग सब कनेक्टेड रहते हैं एज अ फैमिली। और फिर मैं 2020 में वापस मैं रेजाइना आया। मैंने इंटरव्यूज वगैरह देना चालू करे, एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग। जहाँ मिले, जो मिले, जैसे मिले, आई जस्ट वांटेड टू गेट स्टार्टेड, एंड प्रेफरेबली इन सेल्स, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग इन सेल्स। मेरे को बहुत मजा आता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लोगों से बात करने में बहुत मजा आता बात है। करने का बहुत शौक है। मेरी बीवी ने बोल के भेजा कम बात करना। पर उनका बहुत ज्यादा काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि वो और मैं, मेरी वाइफ जो है, हम लोग 2017 में मिले थे एक दूसरे से। फिर उसके बाद हाँ जी, हाँ, इंदौर में, इंडिया में। हम लोग वो भी सेम सिटी से हैं, और हम लोग तब मिले। फिर जब मैंने कनाडा आने का डिसाइड करा, तब भी उन्होंने काफ़ी मेरा सपोर्ट करा, सब चीज़ करा। काफ़ी साल तक हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहे। 2021 में वी गॉट मैरिड। तब भी कोविड टाइम था। 15 अगस्त को मेरी शादी हुई, इंडिपेंडेंस डे पे। सो या देयर सम एक्साइटेड थिंग्स बिहाइंड दैट एज वेल। तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा, सब चीज़ करा। फिर जब मैं यहाँ आया, तब मेरे को 2020 में विंडास्टर टेक्नोलॉजीज कंपनी है यहाँ डाउनटाउन में, वहाँ पर मुझे एज एन SDR जॉब मेरे को मिली, विच वाज अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, एंड आई वांटेड टू कम बैक टू सास एंड वर्क इन टेक। तो वहाँ मैंने काम करा, वहाँ मैंने 4 साल काम करा। फिर आई वाज लुकिंग फॉर सम चेंज, सम ग्रोथ। फिर मैंने क्यूलाइन ट्रकिंग है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स में, उनके लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एज अ सेल्स पर्सन मैंने काम करा। 1 साल मैंने वहाँ काम करा, अप अंटिल बैक इन जून। पर वो आई वुड से कि मेरे लिए वो फिट नहीं था। टिल डेट आई विल ऑलवेज से कि लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन, स्पेशली आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हो। कनाडा जैसी कंट्री के लिए ट्रकिंग एंड लॉजिस्टिक्स इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। एंड कुछ कंपनीज ऐसी हैं सास्काटून में जो मैं अनडाउटेडली बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क एट, जिसमें से विंडास्टर तो है ऑफ कोर्स, नो डाउट। नॉट जस्ट बिकॉज मैं वहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए, इट्स अ गुड कंपनी फॉर वर्क, पर काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है। एंड क्यूलाइन इज द सेम। क्यूलाइन एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं देखता हूँ कि वहाँ आदमी रिटायर हो सकता है वहाँ पर। ओके, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी जॉब है। मेरे लिए विंडास्टर ज्यादा बेटर फिट था, तो मैं विंडास्टर में वापस आया। मैंने SDR से ज्वाइन करा, फिर मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम करा, फिर मैं अकाउंट मैनेजर बना। फिर 2023 में मैं एंटरप्राइज अकाउंट मैनेजर बन गया। फिर वापस में आया, तो वापस से अब मैं एज एन एंटरप्राइज अकाउंट मैनेजर में टेक में काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में, रहने में। ऐसा आप अगर देखोगे तो 2014 से, जब से मैं कनाडा आया, तब से लेके अभी तक मैं सस्कैचुअन में ही रह रहा हूँ। एक अनडिफाइंड लव है सस्कैचुअन से मेरा। आई नो बहुत ठंड पड़ती है, सब चीज़ है, बट उसके अपने अपने तरीके हैं हैंडल करने के। घर बन गया कहीं ना कहीं सस्कैचुअन। घर है, लास्ट ईयर ही थैंकफुली, नॉक ऑन द वुड, हम लोगों ने हमारा सबसे पहला घर खरीदा कनाडा में। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब सास्काटून में मैं जब मूव हुआ था, तब से मेरे को ऐसा था कि नहीं, आई कैन सी माई सेल्फ लिविंग हेयर। और मुझे बहुत रिजेम्बलेंस दिखा सास्काटून का, इंदौर का। राइट, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि हाँ, घर जैसा है।
अभिनय जैसे दोस्त मिले यहाँ पर, तो हमेशा ऐसा कभी लगा नहीं कि कुछ है नहीं यहाँ पे, बोर हो रहे हैं, जाना है, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा बहुत है। बड़ी सिटी भी नहीं है, बहुत छोटी सिटी भी नहीं है, इट्स मिड साइज सिटी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, राइट, आराम से बंदा ट्रैवल अराउंड कर सकता है, अफोर्डेबल भी है कहीं ना कहीं, आराम से बंदा अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है, घर बाय कर सकता है, राइट। मेरा क्वेश्चन तन्मय से है कि तन्मय की नजर में सक्सेस क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार, और इतनी सारी बातें बता दी बोल दी, पर सक्सेस हर इंसान की अपनी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। तन्मय की क्या डेफिनेशन है सक्सेस? मेरे साथ में ऐसा, मैंने सक्सेस का कोई बेंचमार्क नहीं बनाया, ओके, क्योंकि कंटेंटमेंट नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा है, मुझे पता है कि जब मैंने सबसे पहली गाड़ी मेरी पसाट खरीदी, तब मेरे लिए अकम्पलिशमेंट था, सेटिस्फैक्शन था कि मेरे पास कार आ जाए, क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। उसके पहले ऐसा था जॉब आ जाए, उसके पहले ऐसा था पीआर आ जाए। आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग आप कंपेटिटिव रहते हो, आपको एक ना एक चीज मिलती जाती है, उसके बाद आप एक नेक्स्ट चीज के बारे में सोचते जाते हो कि अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को उसकी तरफ काम करना है, विच इज वेरी गुड। कि इंसान को एक गोल मिलता रहता है, तो वो मेहनत करते रहता है। एंड ऑफ कोर्स सबको ऐसा है कि भाई मेरे को फैमिली को प्रोवाइड करना है, अच्छी से अच्छी सी चीजें चाहिए, बेटर चीजें चाहिए, सब चीज चाहिए, तो इंसान उसकी तरफ काम करता रहता है। सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करें तो मेरे लिए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं घर आता हूं तो एक हैप्पी एनवायरनमेंट है, माहौल है, मेरे पास दोस्त हैं बहुत अच्छे, जो जिन पे मैं रिलाई कर सकता हूं, आई कैन ट्रस्ट विद देम विथ माई लाइफ। मेरी फैमिली है जो सबसे बड़ी बैकबोन है, मेरी सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, और वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। और सबसे बढ़ के है मेरी वाइफ मेरा सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, एग्जैक्टली एक आप, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, राइट, वो आपकी लाइफ को इफ बना दैट भी वर्क्स सकता है, आउट। राइट। बट अगर आप और आपका पार्टनर, आप रोज जब शाम को मिलते हो, आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ आप मेंटेन कर रहे हो, वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। बाकी चीजें जो है वो आती रहेगी और ग्रो होती रहेगी, और होनी भी चाहिए। उससे आपको एक गोल मिलते जाएगा। मैंने जैसे बोला कि आप आज इस पे काम कर रहे हो, आज आपने टाउन हाउस खरीदा है, आपको कल लगेगा कि मैं एक हाउस में चला जाऊं, वहां से लगेगा बड़े हाउस में चले जाऊं, वहां से लगेगा महंगे हाउस में चले जाऊं, फिर आप नेक्स्ट जनरेशन होगा तो आपका फोकस चेंज होके वहां चले जाएगा कि आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रोवाइड करते हो, सब चीज करते हो। तो देयर इज नो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन मी टू गिव यू अ प्लेन एंड सिंपल आंसर टू दैट। आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट हुई थी, और हम लोग मिले थे एज एन अरेंज मैरिज, ओके। जो लव अरेंज में कन्वर्ट हो गया। एंड थैंकफुली आवर फैमिलीज वर कनेक्टेड। जैसे इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती है, वहां से हम एक दूसरे से मिले थे, और वहां से फिर मिलना चालू हुआ, बातें चालू हुई, सब चीज हुआ। फिर भैया की शादी आ गई, सब चीज हो गया, तो फिर वी वर वेटिंग फॉर दैट। फिर उसके बाद में काम पे फोकस हो गया, सब चीज हो गया। फिर मैं कनाडा मूव हो गया, तो वो थोड़ा सा स्टेजेस उसके डिले हो गए। बट आई Finally विल got वंस married. अगेन थैंक माय फैमिली कि उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया मेरी वाइफ से। ओके, सही है। कुछ बहुत फिल्मी स्टोरी नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि हम लोगों ने भाग के शादी करी, या हम चोरी छुपे लेटर्स लिखते थे, सब चीज करते थे, वैसा नहीं है कुछ भी मेरे पास में। सही है, उससे पहले कहीं स्टोरीज होंगी वैसे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सही है, इंडिया सही में है। कॉलेज लाइफ कुछ बताओ, कुछ किस्से अपने। इंडिया की कॉलेज लाइफ में ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, ट्राई, कहाँ से? इंदौर से ही। Okay. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनरोल किया था, 2 साल मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करा। उसका श्रेय मैं पूरा दूंगा आमिर खान को। Three Idiots से? हाँ, छोड़ने के लिए कि Okay. 2010 में 3 इडियट्स रिलीज हुई, हाँ, और तब तक नहीं, मेरे को पहले ही पता चल गया था कि ये ऐसी चीज है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। Okay. नहीं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ये मैं नहीं पढ़ाई बनी अच्छे से आपके नहीं लिए। कर पा रहा हूँ इंजीनियरिंग में। हाँ। तो 2 साल मैंने इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद में फिर मैंने बीकॉम करा, उसमें मैंने ग्रेजुएशन करा।
और कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं रही क्योंकि जब मैंने बीकॉम करना स्टार्ट करा उसी के साथ साथ में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं दोनों चीजें कर रहा था। तो अब आप लोगों को मालूम है, एक बार इंसान कोई जॉब करना चालू कर देता है या काम करना चालू कर देता है तो उसको 100% डेडिकेशन और फोकस जो होता है वो पैसे कमाने की तरफ चलता राइट है। एंड अल्टीमेट गोल हर इंसान का मुझे ऐसा लगता है वही है पैसे Exactly. कमाना कि पैसे कमाने हैं एंड आगे लाइफ में आपको वहां बढ़ना है, सब चीज करना है। तो यस, गोल था कि इस बार बीकॉम पास करना है, अच्छे ग्रेड से पास करना है। थैंकफुली आई डिड दैट। तो पर आगे फोकस यही था। उस टाइम का माइंडसेट ऐसा था कि पढ़ाई खत्म करनी है, जॉब्स करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में फैमिली बिजनेस ज्वाइन करनी है। तो तब तक का वही गोल था। तो और वो एक ऐसा फंडामेंटल है मेरी लाइफ का, वो मैं आज भी लेकर चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल दोनों मैं बनाता हूँ, पर मेरा फुल फोकस एंड एनर्जी जो रहता है वो शॉर्ट टर्म गोल पे रहता है कि मेरा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर गोल क्या है। उसके बाद में मेरे 5 ईयर 10 ईयर गोल जो भी है वो सब रिलेटेड होते हैं शॉर्ट टर्म गोल से। पर लाइफ है, लाइफ में चेंजेस आते हैं, गोल्स चेंज होते रहते हैं, तो आई ट्राई टू स्टे एज फ्लेक्सिबल एज आई कैन। तन्मय का नेक्स्ट 5 ईयर का गोल क्या है? नेक्स्ट 5 ईयर का गोल टेक इंडस्ट्री में ही आगे एटलीस्ट एक वीपी ऑफ एक्सपांशन या वीपी लेवल पे पहुंचने का गोल है। जहाँ पे मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री पे करियर वाइज वो गोल है। हेल्थ वाइज गोल अभी मेरा रिसेंटली ये है कि आई वांट टू कम्पीट इन एंड पार्टिसिपेट इन अ ट्रायथलॉन। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करना चालू कर दी है। घर पे बाइक लगाई हुई है तो साइकिलिंग करना है, वर्कआउट वगैरह थोड़ा करना है। स्विमिंग मुझे नहीं आती थी, जो मैंने इस साल सीखी है, तो मैं स्विमिंग अब जा ये रहा एक हूँ। बहुत बड़ी चीज है, मतलब इस एज में आके, मतलब आफ्टर 30 तुम्हें स्विमिंग नहीं आती और तुम जाके हिम्मत कर रहे हो वो सीखने, ये बहुत शर्म की बात होती है ना। बंदे को खुद को शर्म आती है यार, मैं इस उम्र में जाके यार अब मैं सीखूंगा यार, है ना। मतलब दैट्स सच अ बिग थिंग, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बिग थिंग मैन, कि तूने सोचा कि नहीं आती है, दैट्स ओके, है ना, कि इसमें शर्म की बात नहीं है। आई गो आई लर्न इट एंड यू लर्नड इट ऑलरेडी, राइट? सो नहीं, थैंक यू सो मच। पूरी तो नहीं सीखी है, बट बट ये है कि हाँ, डूबने से अपने आप को तो बचा सकता हूँ मैं। इट्स एक्सरसाइज। हाँ, इन आई रियली अप्रिशिएट कि डिफिकल्ट होता है, यस, पर कुछ गोल अगर सेट करना है, कुछ तो चैलेंज देना पड़ेगा अपने आप को, कुछ तो करना पड़ेगा। राइट आप कब तक अगर अपने कंफर्ट जोन में जो रहोगे। एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट इट टू सम ऑफ द थिंग्स जो एक चैलेंज हम लोग सारी फेस करते हैं कनाडा में, कि वेदर, सस्कैचुअन में खास करके वेदर ऐसा है, नहीं बाहर जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। करने वाले कर रहे हैं। आई गॉट अ कॉलीग, वो मैराथन दौड़ते हैं, वो डायरेक्टर है हमारे विंडास्टा में। वो विंटर में भी वो हफ्ते के 5 दिन वो दौड़ने जाते हैं। 10 किलोमीटर दौड़ना मतलब दौड़ना है। तो करने वाले लोग कर रहे हैं एंड ही इज ओल्डर देन मी। ओके, तो एक वो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपके लिए क्या कंफर्ट है और आपके लिए क्या प्रायोरिटीज है। तो एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ लिविंग इन योर कंफर्ट। एक ये हमारा जिस हम कल्चर और बैकग्राउंड से आते हैं ना, वहां पे एक प्रेशर है कि कंपेटिटिवनेस है, राइट उसने ये करा, तुम क्या करोगे। काम पे तुम जाते हो तो ऑफ कोर्स कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ओवर परफॉर्म तुमको करना ही पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ना कोई एज होती है और ना कोई इसका प्रेशर होना चाहिए, ना अपने आप पे और ना किसी और से। राइट कि क्योंकि हॉबी उसी चीज को बोलते हैं कि अगर आपने हॉबी क्रिएट कर ली कि आपको वो करने में मजा आ रहा है। अगर किसी को कोई बताई हुई चीज है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा पाथ टू लीस्ट रेजिस्टेंस चूज करेगा करने के लिए, कि भाई मेरे लिए इट्स इजियर टू गो अहेड एंड वॉच टीवी, राइट। या वो चीज अगर उससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है, अगर आप खुश हो ना उस चीज को करने से, तो करो। आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं आपको करने के लिए, आप कर सकते हो कोई सी भी एज में। आई थिंक हम लोगों ने दुनिया में इतने सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि किसी ने किस एज में जाके कोई उनकी कंपनी स्टार्ट करी, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। 92 ईयर ओल्ड इंसान ने मैराथन दौड़ी या रेस दौड़ी या ये सब चीज करी। तो मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट कि आप खुशी से, आपकी रिलैक्स तरीके से कितनी ज्यादा लाइफ जी सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी ना करो लाइफ के अंदर। कुछ तो गोल होना चाहिए आपके पास में, कुछ तो एक
गोल होना चाहिए और आपको यू शुड होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल इनफ कि हाँ मेरे को ये गोल अकम्प्लिश करना है। अगर लाइफ में गोल नहीं है तो लाइफ कहीं ना कहीं मुंडेन हो जाती है, राइट? एक बोरिंग लाइफ हो जाती है कि सुबह उठ के कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, राइट? हाँ 100%। मैं एक रील देख रहा था, मतलब it was like कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और तुम नहीं उठ रहे हो तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें उठ के कहाँ जाना है, पर मुझे पता है मुझे सुबह उठ के कहाँ पहुंचना है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। अगर तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी फिट करनी है और मुझे वहां पहुंचना है, राइट? और अगर हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अगर इम्प्रूव करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो हेल्थ उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट? आप फिट नहीं रहोगे आप काम पे कैसे जाओगे? रोकना। मतलब जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं कुछ भी यहाँ देखे हैं, दे हैज टू बी, बिकॉज माइंड नहीं चलेगा, राइट? तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है तो तुम्हारा माइंड उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बॉडी भी इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी, 100%। राइट? तन्मय भाई, आपने एक गोल भी सेट किया होगा अपना, उसे अकम्प्लिश करने के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं आपने? कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ स्किल्स हैं जिन पे मैं काम करते रहता हूँ पूरे टाइम। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा 5 ईयर 10 ईयर गोल है तो मेरे जो 1 2 3 ईयर गोल जो है वो उनसे कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक बुक है जो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगती है, एटॉमिक हैबिट्स। कुछ साल पहले मैंने पढ़ी थी और उस किताब में अगर मैं आपको उसकी कुछ भी समरी बताऊं तो वो आपको बुक ये बताती है कि आप कितने बड़ा सा बड़ा गोल भी आप अकम्प्लिश कर सकते हो अगर आपने उसको एक छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन कर दिया है तो। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है, अब आप रोज बोलते हो मैं कल से जिम जाऊंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से जिम जाऊंगा, तो उसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बोले आप एक काम करो, आपको आपने डिसाइड कर ना आपको जिम जाना है, आप डे 1 एक काम करो, आप सिर्फ जूते पहनो। स्टेप बाय स्टेप। अगले दिन आप बोलोगे कि यार ठीक है मैंने जूते पहन लिए हैं, अब मैं आज 5 कदम चलूंगा घर के अंदर। नेक्स्ट डे आप 10 चलोगे, 20 चलोगे। 1 महीने बाद आप बोलोगे कि यार मैं काम करूंगा, मैं जूते पहन लिए घर में, मैं घर में 1 घंटा चल लिया हूं, आज मैं जूते पहन के सिर्फ जिम जाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। द बिगेस्ट चैलेंज अगर आप उससे कंपेयर करते हो, हमको सुबह उठना है, राइट? सुबह का पहला 3 सेकंड जो है ना बिस्तर से बाहर निकलने का और चादर हटाने का, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद लाइफ अगर आप एक बार बाहर उतर गए हो, अगर आप एक बार बिस्तर से निकल गए तो आपके लिए फिर इजी है। तो सिमिलरली अगर मेरा टास्क है और मेरा गोल है कि मेरे को एक जगह पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा अभी करंट रोल जो है एज एन अकाउंट मैनेजर, कि मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है और मेरे को रिटेन भी करके रखना है एक सेट नंबर ऑफ क्लाइंट जो है मेरे उनके। तो पहला साल तो मेरे को अपने आप को एज अ सक्सेसफुल अकाउंट मैनेजर ग्रो करके बताना पड़ेगा, ताकि भाई मेरे मैनेजर्स को और सबको इतना ट्रस्ट हो कि हाँ ये टास्क अकम्प्लिश कर सकता है। सेकेंड ईयर आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं दी बेस्ट अकाउंट मैनेजर बन जाऊं वेंडास्टा के अंदर, ताकि अगर वो मिले, पर साथ साथ में मुझे उतनी लीडरशिप स्किल्स मेरी दिखानी पड़ेंगी, सब चीज करनी पड़ेगी कि ताकि मेरी लीडरशिप स्किल्स उतनी ग्रो हो, सब चीज हो, मुझे बिजनेस के बारे में एक्चुअली उतना समझ में आए। जैसे मैंने उसके लिए सबसे पहली चीज करी थी कि वेंडास्टा एक बहुत बढ़िया चीज करता है, दैट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने एनरोल करा था और आई वाज लकी इनफ कि जो वेंडास्टा के सीईओ हैं ब्रेंडन किंग, वो मेरे मेंटोर थे और आज तक कहीं ना कहीं वो मेंटरशिप जैसे कंटिन्यूड है। तो मुझे काफी उनसे सीखने को मिला कि सास बिजनेस असल में क्या चीज होती है। वो उन्होंने काफी टास्क दिए एंड मैं कभी बुक रीडर नहीं था, पर उन्होंने सबसे पहला चैलेंज मुझे ये दिया कि उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। डैनियल कानमैन एक राइटर है, उनकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बहुत ज्यादा ड्राई रीड है वो, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत मतलब मुझे तो ऐसी लगी। बाकी जो नॉर्मल रीडर्स होंगे उन लोगों के लिए बहुत आसान बुक होगी और सब चीज होगी। तो सबसे पहला टास्क ही वही था। तो जैसा मैंने बताया कि एटॉमिक हैबिट्स में उन्होंने जैसे बोला है कि भाई आपको यू हैव टू ब्रेक इट डाउन स्लोली, तो मेरा सबसे पहला डिफिकल्ट टास्क था कि मेरे को एक किताब पढ़नी है। राइट। तो पहले दिन तो मैं किताब लेकर आया, खरीद के लाया और मैंने रख दी घर पर कि हाँ पढ़ूंगा, हाँ पढ़ूंगा। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। पर फिर एक जो चीज है, जो हमने गोल्स के बारे में बात करी और थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बात करी। अब क्या होता है, कभी कभी हम पे एक प्रेशर भी होता है कि यार मेरा मेंटोर जो है वो सीईओ है और मेरा मेंटोर है और मेरे को अगले हफ्ते जब मैं उनसे मिलूंगा मेरे को कुछ ना कुछ आंसरेबल करना होगा। राइट। कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने कुछ बुक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा या क्या पढ़ा। तो एक वो भी प्रेशर था और प्रेशर में मोटिवेशन था मेरे लिए
तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा एक हफ्ते में, क्योंकि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था फोकस करना भी और समझना भी और वापस जाना, नॉट एज इफ लाइक आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द बुक, पर एक वो मोटिवेशन होता है किताब पढ़ने वाला। Right. अगर वो होता तो शायद मैं इंजीनियरिंग पूरी कर लेता। अरे, पर वो मैंने बुक पढ़ी और मैं पहला चैप्टर जाकर उनको बताया तो ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो तुमने पहला चैप्टर पढ़ा। Start करें। पर वहां से फिर मैं पढ़ता गया तो फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया बुक्स पढ़ने का, क्योंकि यूजुअली अगर स्किल ग्रो करने की या कुछ लर्न करने की बात है तो मैं बहुत यूट्यूब वॉचर हूँ। आप मुझे बोलोगे कि 10 वीडियो देख ले किसी बुक के ऊपर या समरी पढ़ ले या सुन ले या यूट्यूब पे वीडियोस देख ले, मैं वो बहुत इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। पर जब बुक पढ़ने की बारी पर फिर वहां से मेरा ग्रेजुअल इंटरेस्ट थोड़ा सा बनता गया कि हाँ, फिर उसके बाद एटॉमिक हैबिट्स मैंने पहले बहुत सारी बार उसकी समरीज पढ़ी थी, सब चीज पढ़ी, पर फिर उसके बाद जब मैंने बुक एक्चुअली में पढ़ी उसका एक अपना ही एक अलग इम्पैक्ट था। फिर थर्ड बुक मैंने पढ़ी और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, एक जापानीज टर्म है इकिगाई। तो वो बुक मेरे ख्याल से सबको पढ़नी चाहिए। इकिगाई इज अ वेरी वेरी गुड बुक। बेसिकली वो आपको ये बताती है कि 4 सेक्शन होते हैं लाइफ के। जो भी इंसान स्ट्रगल करता है कि उसको क्या उसका पैशन है, क्या उसको करना चाहिए लाइफ के अंदर, वो बुक बहुत इजी कर देती है। वो सबसे पहले ये चीज बोलती है कि व्हाट आर यू गुड एट, क्या तुमको वो करने में मजा आता है, क्या लोगों को उसकी जरूरत है, और क्या तुम उससे पैसे कमा सकते हो। तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी आपकी लाइफ की या जॉब या बिजनेस या कुछ भी ऐसा गोल है जो वो चारों बॉक्स को चेक करता है, दैट इज योर इकिगाई। तेरे लिए पर्सनली वो बातें करना मेरे लिए है, आई कैन से, जैसे मैंने ये रिकॉग्नाइज करा कि बीइंग अ लीडर इज समथिंग दैट चेक्स ऑल द 4 बॉक्सेस। Okay. मेरे को लाइक आई एम वेरी गुड एट इट। Okay. मेरे को वो करने में बहुत मजा आता है, लोगों को लीडर्स की बहुत जरूरत है, Right. और उसके पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था लीडरशिप इज द मोस्ट sought after skill in the world. 100 और लीडरशिप समझना बहुत जरूरी है अपने आप के मामले में। पता है, लीडर एक इंसान के इमेज में लीडर हमेशा एक ऐसा फिगर होता है जो या तो कोई प्रोमिनेंट जॉब पोजीशन पर हो, Right. एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो। वो गलत है। Right. वो सही नहीं है। आप अपने आप में भी एक लीडर हो सकते हो। आप अगर एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर आपकी जॉब में आपकी टीम के साथ काम करते हो, पर यू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज इनफ कि आपकी टीम को उससे कुछ हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, यू ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द टेबल, यू हेल्प एवरीबॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यू मोटिवेट पीपल इनफ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लीडर के। तो अगर वो भी है ना आपके अंदर, तो भी आप एक सक्सेसफुल लीडर हो। हमेशा हमारी जो चेज होती है ना एक सर्टन पोजीशन की, नाम की, वहां पहुंचने की, कि यार मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मैं लीडर बन गया, दैट इज नॉट ट्रू। आप पहली बात तो आप जब तक लीडर नहीं बनोगे, आप हो सकता है कि आप मैनेजर ना बन पाओ। Right. मैनेजर बन सकते हो बट यू विल नॉट बी अ गुड मैनेजर। हाँ, लाइक it's not necessary that a manager is a leader, but a leader can be a good manager. Yes. A leader is always a good manager. Yes. Right. जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने बताया। मैं जैसे सबसे पहली बार मेरा मेंटरशिप का जब सेशन स्टार्ट हुआ, सब चीज हुआ, तो हमारा पहला टॉपिक ही था, क्योंकि मैंने वहां पर मैं मेरा एजेंडा लेकर गया था। Okay. तो आपको वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। जब मैं मेंटरशिप में जा रहा था ना, तो मेरे को हमारे सीनियर हैं, वो आज भी मेरे एक अच्छे दोस्त है, क्रिस वॉजनर नाम है उनका। उन्होंने मेरे से पूछा कि बोले कि तेरा एजेंडा क्या है। मैं बोला एजेंडा तो मेरे को नहीं पता, मैं मेंटरशिप है, मैं जाऊंगा और मैं बातें करूंगा चीजों के बारे में। तब उन्होंने समझाया कि नहीं, आप ऐसे मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर। एक प्रिपेयर्डनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर, वो उस कॉन्वर्जेशन से और उस इंसान से मेरे को बहुत सीखने को मिली। कि ऐसे ही थोड़ी है कि तुम सीईओ के पास जा रहे हो और उनको पता भी नहीं है कि क्या तुम बात करने वाले हो। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अ लॉट। आपको आपकी लाइफ का, डे का, हर चीज का एजेंडा बनाना बहुत जरूरी है। उसका एक बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एवरी सैटरडे आई डू एन एक्टिविटी। मैं हर सैटरडे को 5 शर्ट प्रेस करके रख देता हूँ। तो मुझे पता है कि मंडे से फ्राइडे में ऑफिस जाऊंगा, तो मुझे मेरे पास मंडे को 5 ऑप्शन है, ट्यूसडे को 4 है, वेंसडे को 3 है, थर्सडे को 2 है, फ्राइडे को एक ही ऑप्शन है मेरे पास। या तो फिर मेरे को टी शर्ट पहन के जाना है काम पर।
ओके तो वो प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पोर्टेंस है ना, तो आपने जो सवाल करा कि अगर किसी इंसान को अपने करियर में ग्रो करना है, सबसे पहला गोल इज लाइक यू नीड टू डिफाइन द गोल, एंड वो गोल बहुत बहुत सेंसिबल गोल होना चाहिए कि क्यों आप कर रहे हो। Right. अब जैसे हर इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ का गोल पैसा कमाना है, सबका है, हर इंसान काम पैसे के लिए कर रहा है। ये जो भी बोलता है ना Right. इंसान मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। अमाउंट चेंज हो सकता है कि हाँ मैं इतने पैसे के लिए काम नहीं करता, या मेरा गोल अल्टीमेटली ऐसा कोई बिलियनर ट्रिलियनर बनने वाला नहीं है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। Right. पर Right. काम हर आदमी पैसे के लिए कर रहा है। तो हाँ ठीक है, मतलब पर आप पैसा किस चीज से कमाओगे उसका भी एक गोल है। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज। आपने एक वो गोल बनाया, फिर उसको आप ब्रेक डाउन करते हो, फिर आप उस पर काम करना चालू करते हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्किल्स डेवलप करना चालू करते हो। जैसे मैं जब क्यूलाइन में काम कर रहा था, तब मेरा एक गोल था कि मेरे को ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जाना है, एंड टू अंडरस्टैंड एंड रन एनी बिजनेस अपार्ट फ्रॉम हैविंग मैनेजरियल स्किल्स, आपके पास में भाई उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आपको ऑपरेशंस कैसे होते हैं एक कंपनी के, वो समझ में आना चाहिए। एंड थैंकफुली क्यूलाइन स्पॉन्सर्ड माई एजुकेशन फॉर दैट, और तब मैंने जाके सिक्स सिग्मा का और प्रोसेस मैपिंग का मैंने 2 सर्टिफिकेशन करे पिछले साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन से। तो ऐसा नहीं है कि वो कोर्स मैंने इसलिए करे क्योंकि मैं क्यूलाइन में काम कर रहा हूँ और वहां के मुझे ऑपरेशन समझने हैं, बट मुझे वो कोर्स इसलिए करने थे क्योंकि मेरा अल्टीमेट 5 साल का जो गोल है उसमें वो मेरे को सर्टिफिकेशन हेल्प करेंगे, वो मेरे स्किल काम में आएंगे। मैं 5 साल में बनूं, 6 साल में बनूं, 10 साल में बनूं, लाइक यू नेवर नो, 2 साल में बन जाऊं, बट एटलीस्ट मैंने उस स्किल के ऊपर उतना काम कर लिया कि आई एम प्रिपेयर्ड इनफ कि मेरे पास जब भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी मेरे पास में वो स्किल है, एंड दैट मेक्स मी एलिजिबल, और मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डूइंग माई जॉब है। उसका दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये बनता है कि जब आप कोई जॉब करते हो ना, हर इंसान अपने अपने जॉब को एक जॉब की तरह समझता है। आपको अगर ग्रो करना है, उसका सबसे पहला रूल ऑफ थंब ये है कि आपको अपनी जॉब को जॉब की तरह नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि भाई मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई विल हैव टू ब्रिंग टू द टेबल, क्योंकि मेरे को फिर प्रमोशन क्यों देंगे। राइट। आज शुभम भाई है, आज अभिनय है, आज मैं हूं, हम तीनों पोस्ट ग्रेड है बिजनेस मैनेजमेंट में, मान लेते हैं हम तीनों की एज सेम है, हम तीनों का एक्सपीरियंस सेम है, हम एक ही कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अगर प्रमोशन की बारी आई, हम तीनों ने वो उस जॉब के लिए अप्लाई करा, प्रमोशन के लिए अप्लाई करा, सिलेक्ट किसी एक को ही होना है, और वो एक वही सिलेक्ट होगा जो स्टैंड आउट करेगा, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। दैट इज समबडी हु ब्रिंग्स एडिशनल वैल्यू और थिंग टू द टेबल। तो जो स्किल प्रिपरेशन है और गोल अकम्प्लिशमेंट है वो इन सब चीजों से रिलेटेड। राइट। जितना इम्पोर्टेंट गोल सेट करना है उतना इम्पोर्टेंट उसके लिए प्रिपेयर होना भी है ना। 100%। उसका एक रिलेशन आप ये भी समझ सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि मंजिल से बेहतर रास्ता होता है। राइट। आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आपको रास्ता भी वो गुजारना पड़ेगा, और उस रास्ते को एंजॉय भी करना पड़ेगा। 100%। अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे यहाँ से बैम कैसे पहुंचोगे। और मंजिल मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, मंजिल पे पहुंच के फिर से सब कुछ बोरिंग हो जाता है कि अब तो मिल गया, मुझे अचीव कर लिया, नाउ व्हाट। वो फिर आपका प्रॉब्लम है। इट्स द जर्नी दैट्स एक्साइटिंग, राइट? नहीं, वो आपका प्रॉब्लम है। ओके। गोल सेटिंग जो मैंने बोला ना, वो एक इनएविटेबल चीज है, वो रुकेगी नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना, आप एक गोल पे पहुंच गए, मंजिल पे पहुंच पर गए, तब तक आपने दूसरा गोल बना चुके हो गया। हाँ, क्योंकि वहां पे आके आप बोर हो अभी चुके हो उस boring मंजिल होगा। पे, अब आप नेक्स्ट सेट कर रहे हो, अब आप नेक्स्ट सेट कर रहे हो। तो जो मजा है वो जर्नी में ही है, उस गोल तक पहुंचने में जो एक्साइटेडनेस है कि हाँ मैं बन जाऊंगा, मैं 2 साल तक ये बन जाऊंगा। जब आप बन गए तब तो बन गए, अब नाउ व्हाट, यू सेट अनदर गोल, राइट? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, है ना? 100%। बट एक्साइटिंग तो वो जर्नी है, उसके अंदर आप जो प्रिपेयर करते हो अपने आप को, जो आप मेहनत करते हो, जो आप सीखते हो, दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट। पहुंच गए, इट्स ओवर, राइट? नाउ व्हाट। एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, एंड इस चीज पे मैं हर इंसान से बात करता हूँ कि ये कॉमन हमारे कल्चर में भी एक चीज है, हम सेलिब्रेट नहीं करते। राइट। हमको ऐसा लगता है कि यार इस पे क्या सेलिब्रेट करना। इंसान इतनी मेहनत करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, जोड़ तोड़ के इकट्ठा करता है, सब चीज करता है, डाउन पेमेंट इकट्ठा करता है या कुछ भी छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करता है, कार खरीदनी है, ये वो कार खरीद लेता है उसी दिन। हाँ आ गई, ठीक है, क्या है, हाँ कार ही तो है,
बट यू डोंट सेलिब्रेट दैट। उसको सेलिब्रेट करना हम्म। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप ये सोचो, जैसे लास्ट ईयर की बात है, मैं और मेरी वाइफ हम लोगों ने एटलीस्ट 3 से 4 महीना स्पेंड करा घर ढूंढने में, फाइनलाइज करने में। उसके पहले 2 साल हम लोगों ने इतना टाइम लगाया कि हमको डाउन पेमेंट सेव करना है, पैसे जमा करने, इकट्ठे करने, ये करना है, वो करना है, ये खरीदे ना खरीदे, वो खरीदे ना खरीदे, कि नहीं हमारा एक गोल है कि हमको डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है। हम जिस दिन हम लोगों का क्लोजिंग डे था, हम लोगों ने घर लिया, हम लोगों ने हंस के बाहर फोटो भी खिंचवाया, द वेरी नेक्स्ट मिनट वी वर लाइक, अरे मूवर्स आने वाले हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो पूरा दिन हमारा मूविंग, में निकल गया, अनबॉक्सिंग, अगले दिन से मुझे जॉब पर जाना है कायदे से। राइट। जिस दिन हमारा क्लोजिंग डे था, वो एक हमारी लाइफ का सबसे बिगेस्ट मोमेंट है कि हमारा पहला खुद का खरीदा हुआ घर है। हमको उस मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हमने करा ही नहीं। Yeah. इनफैक्ट एक हफ्ते बाद हम लोगों ने इस बारे में बात करी। Okay. हमने हाथ मिला के एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी शुड बी प्राउड ऑफ ईच अदर एंड दिस सपोर्ट। पर हमको एंजॉय, हम लोगों ने एंजॉय तो करा ही नहीं, हमने कॉन्ग्रेचुलेट तो करा ही नहीं एक दूसरे को, हमने इस मोमेंट को चेरिश तो करा ही नहीं। Right. वो बहुत जरूरी तो है। ये एक मैं चीज बोलूंगा कि ये हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा जरूरी है इंट्रोड्यूस करना हमारी लाइफ के अंदर। एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए, पर बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम हमारी लाइफ के अंदर इतने स्टक हो जाते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं लोगों की। मैं कोई संत आदमी नहीं, मैं भी नहीं करता। मैंने बहुत सारी बार ऐसी गलतियां करी और फिर उसके बाद मैंने रियलाइज करा उसके बाद में कि यार ये चीज तो नहीं करी, तो मैं यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा कि नहीं यार मेरे को तो ये सब आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तू जानता है कि ये करना चाहिए, शायद तू बिल्कुल। अपना अगला घर खरीदेगा तो तू समझेगा इस बात को कि टुडे इज द डे, टुडे इज द क्लोजिंग डे, आज मैंने छोटे से एक बड़ा घर ले लिया, आई शुड सेलिब्रेट दिस। आई रियली होप मैं करूं, वो तो उस दिन भी मैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में ना लग जाऊं। मूवर्स को नेक्स्ट दिन ही बुला लिया ना कि मैं तो बहुत इम्पेशेंट इंसान भी हूं। मैं नेक्स्ट डे का वेट नहीं कर सकता। मैं ये एक चीज है जिसपे बहुत मेरे को ऐसा लगता है ऑनगोइंग काम करता हूं मैं मेरी लाइफ में, और करना रहेगा मुझे, कि पेशेंस नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी, कि अगर मुझे कुछ चीज करनी है और मुझे कुछ चाहिए तो वो अभी क्यों नहीं हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई गोल सेटिंग जब होती है तो वहां डिसअपॉइंटमेंट तुम खुद ही क्रिएट कर लेते हो लाइफ के अंदर। कि यार 5 साल ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता। इफ आई गो बैक एंड लुक कि मेरे को 2020 में मैंने जब इंडस्ट्री में स्टार्ट करता और आज 2025 खत्म हो गया, कहाँ गए पता ही नहीं। वो 5 साल कहाँ चले गए पता नहीं चले। मेरी शादी को 4 साल हो गए, वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो ये टाइम बहुत बड़ा लगता है पर टाइम बहुत कम है। राइट। और जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स में लाइफ में, राइट, तुम्हारे पास एक जॉब है जहाँ पे तुम्हें परफॉर्म करना है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका, है ना। स्ट्रेस कम्स विद इट नेचुरली। इफ यू हैव बिगर गोल्स, यू वांट टू मूव फास्ट इन लाइफ, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो तन्मय उस पे क्या कहना चाहेगा? तन्मय अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहा है लाइफ में? और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तन्मय की वाइफ अनुष्का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है उसके स्ट्रेस को मैनेज करवाने में, राइट। तो इस बारे में भी बात करेंगे कि एक पर्सनल रिलेशनशिप तन्मय कैसे मैनेज कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, किस टाइप का कम्युनिकेशन वो रख रहा है अपनी वाइफ के साथ, राइट। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि स्ट्रेस तन्मय कैसे मैनेज कर रहा है। काफी डिफिकल्ट सवाल है। काफी गूगली फेंक दी है इसके ऊपर तो। हमारा एक दोस्त है अरविंदर, उसने आज से बहुत साल पहले एक बात कही थी कि मतलब स्ट्रेस जो है वो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थिंग है। पर वही बात है कि कहना बहुत आसान है, और समटाइम्स आप उस सिचुएशन में होते हो जो स्ट्रेसफुल होती है। हर इंसान का अपना अपना एक तरीका है, सबके अपने अपने स्ट्रेस बस्टर्स हैं। मेरे 2 स्ट्रेस बस्टर है जो अनुष्का को बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है और बहुत सुपर सपोर्टिव है उस चीज के लिए मेरे लिए। सबसे पहला मेरे दोस्त, उनको भी पता है कि मुझे स्ट्रेस
किसी चीज का भी होगा ना, जरा सी भी चीज का, मैं एकदम से फोन लगा दूंगा कि यार ये बात है यार, वही इस बारे में बात करनी पड़ेगी और ये हमको बात करनी चाहिए और सब चीजें। और फिर मैं एक दोस्त से बात करूंगा, दो से करूंगा, तीन से करूंगा, फिर तीन चार से बात करके फिर उसके बाद वो वहां का सारा समरी और निचोड़ और सार लेके फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं अनुष्का से बात करूंगा ओके कि इस बात का स्ट्रेस है, तो उसको पता है कि ये कंसल्टेशन लेकर आ गया है ये, और फिर वो फिर बताएगी कि वो फिर उसका इनपुट लेगी और सब चीज करेगी, और फिर मैं उसको समराइज करूंगा और फिर मैं जाके टीवी देखूंगा। ओके फिर मैं कोई अच्छी सी कोई कॉमेडी मूवी में लगाऊंगा। मूवीज देखने का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कोई अच्छी कॉमेडी मूवी लगा के मैं मूवी देखता हूँ, और आई ट्राई टू नॉट ओवर थिंक अबाउट इट। और कुछ सिचुएशंस होती है जो सुपर स्ट्रेसफुल हो जाती है, दैट लास्ट्स फॉर अ डे और टू और समथिंग, तो उसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा फिनोमिना है कि फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, द थिंग्स यू कांट कंट्रोल लीव देम अलोन। उसका आप एक है ना मेंटल चार्ट और एक ग्राफ बना सकते हो कि आपका ये प्रॉब्लम है, कैन यू सॉल्व दिस, यस और नो, यस देन गो अहेड सॉल्व इट, नो देन इफ यू कांट कंट्रोल इट तो या तो उसको छोड़ दो आप, बट कोई ऐसी चीज है जिसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक विल स्मिथ ने बहुत अच्छी बात बोली थी, दुनिया का ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जो किसी किताब में नहीं लिखा हो। आप जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो 100% लाइफ में कभी ना कभी किसी ने फेस करी ही होगी। करेक्ट। तो या तो आप किताबों में उस चीज का जवाब ढूंढोगे, या फिर आप एक किसी इंसान से जाकर बात करोगे, एंड ह्यूमन आई थिंक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन दिस प्लैनेट। अगर कोई इंसान है जो लोगों से बात नहीं करता है, तो मुझे ऐसा मतलब आई विल चैलेंज दैट पर्सन कि आज से आपका फोकस होना चाहिए कि आप जाके लोगों से बात करना चालू करो। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बैड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या बैड एप्पल्स जो होते हैं हमारे सोसाइटी के, कि भाई you did not get the right information, or however you also got misled। पर अगर आपको जो सलाह लोग दे सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। तो आपको लोगों से तो सीखना पड़ेगा, और स्पेशली हम एक ऐसी कंट्री में आकर रह रहे जहां हमारा कोई घर परिवार रिश्तेदार ये वो है नहीं, यहाँ सिर्फ लोग हैं। और ये भी एक दूसरी चीज है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं। आज आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, गुरुद्वारे जा सकते हो, आपका जो भी रिलीजियस प्लेस है वहां जा सकते हो। आपको 100% कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। पूरी बात गोल घुमा के वहीं आती कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको वहां जहां आप बैठे हुए हो सोफे पे या बिस्तर पे, आपको कुर्सी पे से उठ के आपको जाना पड़ेगा, इंसान ढूंढना पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। करियर में आपको ग्रो होना है, आपको काम पे जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप एक ही दिमाग हो, 10 दिमाग आपके पास काम कर रहे हैं। अगर आप उन 10 दिमाग में से कुछ गेन नहीं कर रहे हो तो वो आपका चैलेंज है, वो आपका प्रॉब्लम है। सोसाइटी ने आपको ग्रो करने से रोका नहीं है। हम एक बहुत कॉमन सी चीज जैसे यहाँ पे सुनते हैं कि यार हम लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आपने कितनों से बात करी? क्या आपने कभी बाहर जाकर वॉलंटियर करा है? क्या आपने आपके 2 दोस्तों के अलावा जाकर काम पर किसी से ये बोला है, या आपके मैनेजर को आपने कभी चैलेंज करा है कि यार मेरे को ये पोजीशन पे पहुंचना है एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड आई कैन गारंटी एनी कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन दे आर स्मार्ट इनफ टू सपोर्ट एनीबॉडी इन एटलीस्ट सम शेप मैनर। अगर तुम खुद ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, यू विल फाइंड सपोर्ट सिस्टम फॉर श्योर, राइट? पर अगर हमारा गोल अगर कनाडा आकर अगर यही रहेगा कि यार हम तो पैसा कमाने आए, तो मैं ये एक जॉब करूंगा, फिर मैं शाम को स्किप भी चला लूंगा, और फिर मैं वीकेंड्स पे ये वाली जॉब कर लूंगा। अगर आपका वो गोल है, अगर उससे आपको खुशी मिलती है, अगर आपको लगता है कि आप वो कर रहे हो और आप खुश हो, तो बिल्कुल आपको वो करना चाहिए। मैं बिल्कुल मेक श्योर करता हूं कि हम लोग जितने भी
जितने भी हमारे दोस्त लोग जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, आई गिव हैट्स ऑफ एंड कूडोज टू देम। बहुत मेहनत लगती है रिटेल doubt. इंडस्ट्री में काम करना, सर्विस इंडस्ट्री में काम करना, -40 में किसी को Delivery खाना करना। डिलीवर करने जाना, सब चीज It's not करना easy, yeah. बहुत आसान नहीं है ये सब चीजें काम करना। वो इंसान ऑलरेडी कहीं फुल टाइम जॉब कर रहा होगा और उसके ऊपर से ये भी काम कर रहा है, फैमिली भी चला रहा है, बच्चों को पार्क में भी ले जा रहा है, सब चीज कर रहा है। Right. तो उनको हमको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देना चाहिए। Right. बट टू आंसर द क्वेश्चन कि इस चीज से हम कैसे बाहर निकलेंगे, उसका एक ही एक सिंपल आंसर है कि भाई आपको आपका स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड वेदर इट मे बी एनीथिंग, कि आप आपके जॉब के साथ आप कोई दूसरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में किसी में काम कर रहे हो, आप सेकंड जॉब कर रहे हो, आपने रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ली है, आप स्किप करो, देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर योर रेगुलर जॉब ड्यूटीज आर। दो ही तरीके हैं, या तो आप जो जॉब कर रहे हो आप उसको और कैसे बेटर कर सकते हो, या तो आप उससे बाहर निकल के आप दूसरा जॉब कैसे कर सकते हो, या तो आप इंडस्ट्री चेंज कर सकते हो, आप आपका जॉब प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। दैट्स इट। तन्मय भाई, आप यहाँ पे एज अ इमिग्रेंट आए, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज हम जैसे लोगों के लिए, हम जब एक इंडिया जैसी कंट्री से आते हैं, कनाडा के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए वेदर तो सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। खास करके मैं इंदौर से जहाँ से आया हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने तो बर्फ कभी इंदौर में तो नहीं देखी। वहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर भी अगर जाता है तो 8-10 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, सब चीज हो जाएंगे। तो वहाँ पे है एक किस्सा मैं शेयर करूंगा, बहुत फनी किस्सा है ये एक्चुअली में। हम लोग रिजाइना में जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो मैं कारपूल करता था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मेरा कारपूल जो है, मैं जहाँ रहता था वहां से 1 किलोमीटर दूर आता था। तो मुझे रोज सुबह मनवीर के साथ 1 किलोमीटर, वो मनवीर के साथ मैंने सेकंड सेमेस्टर, मैंने असल में मनवीर को मोटिवेट करा था कि तू गाड़ी खरीद ले, क्योंकि वो फिर मुझे घर से ले लेता है इसलिए। पर तो हम एक हमारे फ्रेंड थे दानिश भाई करके, वो अकाउंटिंग में थे और वो अकाउंटिंग सेकंड ईयर में थे। तो उनको एक्सपीरियंस था, उनके पास में एक डॉज कैरावैन थी, उसमें हम 7 लोग जाते थे। रिजाइना से मूर्जो हम लोग रोज कम्यूट करते थे। वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था -35 के टेम्परेचर के साथ में। और उस दिन सुबह सुबह स्नो स्टॉर्म चल रहा था, मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना था, सब चीज था। तो मैं प्रिपेयर्ड था कि मैं घर से 40-45 मिनट पहले निकला। मैं जैसे बताया कि मेरे भाई ने मुझे काफी सपोर्ट करा, हेड्स अप दे दिया था कि विंटर स्टॉर्म है तो थोड़ा जल्दी निकलना। अब मैं सब पूरा स्नो बूट्स और जैकेट, ग्लव्स, मास्क और सब पहन के, और मुझे 1 घंटा लग गया उतना वॉक करने में, क्योंकि उतनी स्नो थी। फिर इंटरसेक्शन तुम क्रॉस करोगे और तुम ऑफ कोर्स धीरे चलते हो क्योंकि ब्लैक आइस का भी डर है, तुम गिर जाओगे, सब चीज करोगे। और मैं गाड़ी में जैसे ही जिस मोमेंट बैठा, पहली बात तो मैं लेट था, उन लोगों को 10 मिनट वेट करना पड़ा मेरे लिए, पर उन लोगों को समझ आ गया था कि भाई वेदर बहुत खराब है और मैं वॉक करते हुए, उन लोगों ने देख लिया था। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने घर पे फोन कर दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। इतनी ठंड में मुझे अगर रोज 1 किलोमीटर चलना है तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा ऐसा। और दिस इज नॉट सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर एनीबॉडी हु हैज जस्ट इमिग्रेटेड फ्रॉम अ कंट्री वेयर यू हैव कम फ्रॉम +45। कितना टाइम हुआ था उस टाइम आपको मूव हुए? मैं 6 महीना। तो मेरी पहली विंटर थी मेरी। तो मैंने फिर दानिश भाई को बोला कि दानिश भाई, मैं आपको महीने का $50 और ज्यादा दे दूंगा, आप मुझे घर से ले लेना। एक वो चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है जो कि कुछ लोगों को ऐसा थोड़ा सा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्शियल लगे, सच कुछ लगे, कल्चरल डिफरेंस बहुत है हम लोगों के अंदर। हम एक बहुत अलग कंट्री से आए जहाँ पे कल्चर, एनवायरनमेंट, रिलीजन, हर चीज बहुत डिफरेंट है। भले वो पर्सनल कल्चर आप बात करो, वर्क एनवायरनमेंट या वर्क कल्चर आप बात करो, सब चीज करो, एंड उस चीज में एडजस्ट होने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है लोगों को। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को चैलेंजिंग लगता है, सब चीज लगता है। ओवर द कोर्स मैंने जितना देखा है कि वी हैव बीन सक्सेसफुल इन अडॉप्टिंग दैट। कुछ लोग हैं जो नहीं उसको अडेप्ट कर पाते हैं, अफेंड हो जाते हैं थोड़े से,
तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा तो ओपन माइंडेड होके आपको आना पड़ेगा। राइट। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और सवाल है मे भी आप लोगों के लिए। आज अगर मैं आप लोगों के घर आऊंगा, विंटर में मैं आया हूं, आपके घर में रूल है कि मैं आऊंगा बाहर से तो मैं जूता बाहर मेरा उतार के या वहां उतार के मैं घर के अंदर आऊंगा। मैं मेरे घर में भले ही मैं जूता पहनकर चले जाता हूँ स्नो बूट्स, आप लोगों के घर में शायद वो नहीं अलाउ होगा, पर मैं क्या बोलूंगा कि नहीं यार, मैं तो मेरे घर में ऐसे ही रहता हूँ, तो मैं तो या तो यार अगली बार से मेरे को बुलाना मत। तो ये एक आई डोंट नो इफ दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी और नॉट, पर ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि कहाँ हम कल्चरली फिट नहीं हो पाते। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग उन लोगों के लिए होता है जो एक सर्टेन एज के बाद आते हैं, कि भाई आप आफ्टर 30s आओगे तो तब तक एक सेट लाइफस्टाइल और एक स्ट्रक्चर हो चुका है आपकी लाइफ का, माइंडसेट बन चुका है और चैलेंजिंग है, अनकंफर्टेबल है, एक एज के बाद उस चीज पे एडजस्ट करना, सब चीज करना डिफिकल्ट है। आज हम छोटे हुए आते हैं ना, तो आज कुछ गलतियां हैं जो हमने भी करी, हम जब स्टूडेंट बनकर आए, सब चीज करके आए कि कॉलेज में जा रहे हैं तो हमको नई तौर तरीके पता है, सब चीज पता है। कुछ लोग बहुत दे वर वेरी काइंड इनफ टू कम डाउन एंड कम टेल अस, या हमको एजुकेट कर देते थे कि यार ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सब चीज करते हैं। तो वो अब आपके ऊपर है कि या तो आप उस हंसी को देख लो या आप उस एजुकेशन को देख लो, आप किस चीज को चूज करते हो। आप अगर उस हंसी को देखोगे ना तो आप 100% आप इस कंट्री को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कंट्री छोड़ो, आप इंडिया में आपके घर से, आपकी सिटी से निकल के आप दूसरी सिटी में चले जाते हो तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपको रोटी सब्जी वहां भी मिलेगी, जो रोटी सब्जी घर पे भी मिल रही होगी, पर वो टेस्ट सेम नहीं करेगी। पर क्योंकि आपको पता है कि मुझे यहाँ काम करना है, घर खरीदना है, सोसाइटी में एक्सेप्ट होना है, कल्चरली मेरे को ग्रो करना है, सब चीज करना है, तो आप वो कर लोगे। कुछ है यहाँ पर सिटीज वैसी कि जहां पर कल्चर क्रिएट वैसा हो गया है कि यू फील लाइक होम, इसलिए लोग वहां जाते हैं, विच इज सच अ गुड थिंग कि आपको आपका परफेक्ट फिट मिल गया है, आपको वहां पे पता चल गया, आपको दिख रहा है, सब चीज हो गया है। माई क्वेश्चन इज कि as immigrants, as Indian people, how do we want to get recognized? मैं इक्वली उन लोगों को ब्लेम भी करूंगा जो हमको स्टीरियोटाइप कर देते हैं। आज अगर कोई मुझे देख के सिर्फ ये सवाल करेगा कि मैं रोज बटर चिकन और नान खाता हूं क्या, दैट इज रॉन्ग। वो उनका फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने कभी दाल खिचड़ी खाई नहीं है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो वैसे ही अगर कुछ लोग जो जहां फिट हो गए हैं, उनको लग रहा है कि हाँ कनाडा ऐसा ही चलता है और ये तो घर जैसा ही चल रहा है, उसमें उनका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला और एजुकेट करने वाला नहीं है। एक ये बहुत बहुत पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी के सीनियर्स को और हमारी कम्युनिटी के सीनियर्स को थोड़ा सा आगे आना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए सब लोगों को। क्योंकि जैसे एक बहुत कॉमन टॉपिक सा चल गया था इंस्टाग्राम पे अभी थोड़े दिन पहले, और मेरे ख्याल से ऑनगोइंग टॉपिक है, कि भाई हम लोगों में सिविक सेंस नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज दोस पीपल कि हम में सिविक सेंस नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच भी है। मुझे पर्सनली लगता है अगर हम इंडिया में जाके हमारी इंडियंस की सिविक सेंस चेक करें, यहाँ के हम बदल जाते हैं। यहाँ के स्टॉप साइन है, हम रुकते हैं, रेड लाइट है, हम रुकते हैं। इंडिया में स्टॉप साइन है, हमें पता ही नहीं, रेड लाइट का मतलब है कि देख के निकल जाओ, राइट। पर वो आप एक वो स्पेसिफिक सिटी और जगह की बात कर रहे हो ना, राइट। अब जैसे अब आप टियर 1 सिटीज में जाओ, आप चंडीगढ़ में जाओ, आप रेड लाइट पे रुक रहे हो, एग्जैक्टली, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात कर रहे हो इंडिया के अंदर भी, कि वहां पर इंसान रेड लाइट क्यों कुदा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दे जस्ट डोंट हैव द फियर टू ब्रेक अ रूल और अ लॉ, राइट। अगर रूल्स वर सिग्निफिकेंटली टाइट इनफ, आप यार हम सबने एड्स देखी और मूवीज देखी है कि एक स्कूटर वाला है, वो स्टॉप साइन के पीछे रुक गया, एक कार वाला थोड़ा सा आगे चला गया,
उसने जैसे ही देखा कि मेरे पीछे आके सारे लाइन के पीछे रुके, उसने कार रिवर्स ले लिया. हाँ. This is the perfect example of like how you lead by example. Right. Yes. So our responsibility as immigrants is to lead by example. Okay. अगर आपको फॉलोअर्स, आपको बैड एप्पल्स हर जगह मिलेंगे, आपको फॉलोअर्स हर जगह मिलेंगे. आपकी जो बात है सिविक सेंस की, वो एक टर्मिनोलॉजी है. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन. हाँ. आज मैं कनाडा आया, मेरे भाई ने मुझे सबसे पहले ही सारी चीजें बता दी थी कि भाई ऐसी चीज होती है, ऐसी चीजें नहीं होती है. तुम जो पिक्चरों में नॉर्थ अमेरिका देखकर आए हो, वो नॉर्थ अमेरिका नहीं है यहाँ पर. Right. Not everybody is driving Audi, Mercedes, BMW. Right. Not everybody is going out there partying every night कि भाई रोज क्लबों में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. वो रियलिटी नहीं है लाइफ की यहाँ पर. Right. और सिर्फ यहाँ पर नहीं, यूएस में भी, आप कहीं पर भी चले जाओ, Everywhere. नॉर्थ अमेरिका की वो रियलिटी नहीं है. Right. मूवीज में आप भी देखते हो कि हीरो किक मार के 6 लोगों को फेंक देता है, उड़ा देता है. वो रियलिटी नहीं है. Right. So why are we as immigrants learning the bad things? चलो गलती से हमने सीख भी लिया, मान भी लिया, जान भी लिया. क्या उस इंसान को उतना अवगत करवाया गया, या उसको उतना एजुकेट करवाया गया उस फैक्ट के बारे में? आज उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन करी. आज वो इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां पर भी गया, उसके 2-4 दोस्त बने, वो ऑफिस में गया, सब चीज गया. क्या आज उसको किसी ने बताया? Right. अगर बताया और फिर भी उन्होंने नहीं फॉलो करा, तो वहां प्रॉब्लम है. जैसे कि एक इंडिविजुअल में अगर हम बात करें, तो हमेशा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इश्यूज. या तो स्किल इशू होता है, या तो विल इशू होता है. Right. स्किल इशू जो होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप उस इंसान को स्किल सिखा सकते हो. विल इशू जहां होता है ना, वहां चैलेंज होता है कि इंसान वो करना ही नहीं चाहता है, वो अडेप्ट करना ही नहीं चाहता है. वो इंग्लिश को यस, नो, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, बाय, हाय के अलावा जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है मेरा जीवन तो इससे भी चल जाएगा. मुझे गाड़ी चला के वॉलमार्ट जाना है, ग्रोसरी लाना है, घर आना है. मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो सब हिंदी बोलते हैं, मुझे क्या लेना देना इंग्लिश से बात करनी है. वॉलमार्ट वाज अ वेरी रैंडम एग्जांपल. माय पॉइंट बीइंग कि दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट बाय वॉलमार्ट. माय पॉइंट बीइंग, अगर आपने अपने वालों को, अपने साथ वालों को उतना एजुकेट नहीं करा, आज हमारे पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी लीडरशिप जो है पॉलिटिक्स में, आप देखोगे कि हमारी कम्युनिटी के कितने लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही. तो आपको क्या लगता है उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई क्या? Right. आज इतनी बड़ी बड़ी सरकारें चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, लिबरल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, एनडीपी है, सास्ट पार्टी है. आप सबको देख लो, आज सब जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन है. Right. तो वो वैसे ही तो नहीं पहुंच गए होंगे, पर वो रिप्रेजेंटेशन कर क्या रहा है? वो मेरा उनसे सवाल है कि आपने इतने टाइम से ये सुना है कि हम लोगों का नाम एक अटैच करा जा रहा है या साइन करा जा रहा है किसी एक्टिविटी के साथ में या उसके साथ में. क्या आपने आपकी कम्युनिटी में जाके उसको थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाया है? या फिर आपने एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि आई डोंट केयर, मुझे मेरे वोट से मतलब है और सब चीज से मतलब है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस, आई विल जस्ट मेक श्योर टू मेक ऑल द वोटर हैप्पी, नो मैटर वो मैं क्या करूं या वो क्या कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं इस कंट्री में इसलिए तो नहीं आए थे. हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि एक सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है. हमको हेल्थ फ्री मिल रहा है, एजुकेशन फ्री है. चलो आज मेरे पास, हमारी तो सेकंड जनरेशन नहीं है, चलो इंडिया से कंपेयर करें तो सबसे अच्छी बात तो हवा पानी है. राइट. देयर इज सच अ क्लीन एयर, सच अ क्लीन आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, फेयरनेस है. जहां जो आप लोग, आपने जो बोला ना कि चैलेंजेस मैंने क्या फेस करे, चैलेंजेस मैंने वहां फेस करे जहां मेरी स्किल नहीं थी. मैंने उतनी स्किल डेवलप करी. आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से बात करनी होगी अगर आपको ग्रो करना है. चैलेंज वो है, जहां तक मैं घर में बैठा था कंफर्टेबल, मैं मेरे ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था और मुझे लगता था कि मैं ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा. नेटवर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है. आप यहाँ पर आते हो, इन रोम बी लाइक रोमन्स, राइट? 100%. वो फिर क्यों बात आई फिर, राइट. व्हेन इन रोम, Your Right. network is your network.
क्या बात बोली वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस कंट्री में आए हो तो आपको इन लोगों से मिलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनके कल्चर में एसोसिएट होना पड़ेगा इनके साथ, जैसा ये बिहेव करते हैं इनके साथ उस तरह का बिहेवियर करना पड़ेगा, है ना, तभी आप ग्रो कर सकते हो इस कंट्री में। नहीं तो अगर हिंदी ही बोलनी थी तो मे बी शायद इंडिया में ही अच्छा रहता। नहीं, आप बोलो ना हिंदी, आप बोल। मैं पता है सबसे फन फैक्ट ही ये है इस बात का कि आपसे कहा गया है यू आर बीइंग आस्क्ड टू एक्सेप्ट द कल्चर। रिलीजन थोड़ी चेंज करने को बोला है आपको, आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करने को बोली है। आज पंजाबी स्पीकिंग लोग कितने ज्यादा हैं। मैं तो पंजाबी फैमिली से नहीं हूं, मैं तो गुजराती फैमिली से हूँ। 2014 से रहते रहते मुझे इतनी पंजाबी आ गई, मेरे दोस्त उठा के पंजाबी पिक्चर दिखाने ले गए, मैंने सबटाइटल पढ़ के मैंने देख ली। रजाइना में 2020 में मेरे दोस्त लोग कौन मुझे सी उठा movie के देखी आपने? छड़ा दिखाने ले गए। छड़ा पूरी पिक्चर देख ली मैंने पंजाबी के अंदर। अब या तो क्या कर सकता था कि मैं बोल सकता था कि यार मैं तो गुजराती आदमी, मैं क्यों जाऊंगा यार। मुझे लगा, मैंने बोला चलो क्या होगा, 2 घंटा मैं बैठ कर आऊंगा। मेरे दोस्तों बोला सबटाइटल होता है, मतलब बहुत बढ़िया। कुछ पंजाबी वर्ड से जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सबटाइटल पढ़ ली। इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। आप क्या करना चाहते हो, आप किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो। आज हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, एक तरीके से बैकबोन है हम लोग इस कंट्री के। आज ट्रकिंग इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस है हमारी, एंड वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड। राइट। And because I just come from that industry, I've learned so many things. लोग बोलते हैं कि हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, या हमको सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा, या सब चीज नहीं हो रहा, ये वो। आपने रूट कॉज जानने की कोशिश करी? क्या रूट कॉज? आप घर आते हो, आप घर आए बढ़िया बहुत खुश तरीके से काम वाम करके, क्या दिन था यार, आज तो दो कार बेच दी मैंने, मजा आ गया, और भाभी जी ने आपको जवाब ही नहीं दिया। आप क्या करोगे? मायूस हो घर छोड़ के जाएगा। चले जाओगे? नहीं। लड़ लोगे? झंडे लगा दोगे? हम्म, प्रोटेस्ट करोगे? आप भाभी से ये सवाल करोगे कि यार बात करो मुझसे। नहीं, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम तो बताओ, अगर मैंने कुछ गलत करा है मैं उसको सही करूंगा। Right. तो हम ये बाकी जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? Right. इफ यू थिंक, अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आज क्या मैं जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट नहीं हुआ हूं क्या? हर कोई हुआ है। Right. इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, जॉब्स नहीं लग रही है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपने कभी पलटकर ये सवाल करा कि मेरी जॉब आपने मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करा? आज मैं चैलेंज करता हूं लोगों को कि आपने इंटरव्यू दिया, आप 4 राउंड तक चले गए, 4 राउंड के बाद 5वें राउंड में यू वर बीइंग टोल्ड दैट वी apologize but we have went ahead with another person who's a better fit for this opportunity. Did you get back to the HR or the hiring manager, या जितने लोगों से आप मिले, क्या आपने उनको लिंक्डइन पे ऐड करा? क्या आपने पर्सनली उनको रीच आउट करा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स रियली unfortunate that I did not get selected, but in order to be a better fit for this opportunity, can you please share a feedback, what can I start working on? कितने लोग कर रहे हैं ऐसा? Not very No many. one. नहीं, बहुत लोग कर रहे होंगे, but is everybody doing that? Not very many. This is what the This guy. cultural difference is. Right. इंडिया में ये नहीं होता, अब होता होगा। Mhm. I've never been a part of like Indian corporate culture, so I don't know much about it. Right. But this is the kind of thing that was taught to me. जब मैंने इंटरव्यूज देना चालू करे, सब चीज देना चालू करे, मुझे बताया गया था, मुझे उतना एजुकेट करा गया था कि आप पहली बात तो आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी आए, अप्रिसिएशन इज वेरी बिग थिंग इन कनाडा, बी थैंकफुल। आज क्यों आपने कनाडा को एक चीज सुनी होगी, बहुत मजाक उड़ाते हैं, अरे ये लोग तो हर चीज में सॉरी बोलते हैं, ये तो हर चीज में थैंक यू बोलते हैं। आप सड़क से जाओगे, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, हर कोई आदमी आके आपको हाय हेलो जरूर करेगा, या नॉड करके चले जाएगा, स्माइल पास करके चले जाएगा। Right. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी जानता हूँ इसको यार, बट देन आई वाज बीइंग टॉट एंड टोल्ड अबाउट द पोलाइटनेस ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर। Right. एक छोटा सा एग्जांपल है,
हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, हम पीछे हमेशा चेक करते हैं कोई आ रहा है क्या, तो हम दरवाजा पकड़ के रखते हैं। मैंने हजारों इंस्टेंसेस देखे होंगे जहां पर लोग नहीं करते, या मैंने करके भी रखा है तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, एंड लाइक दे फील सुपीरियर एंड वो निकल जाते हैं दरवाजे में से। तो क्या ये कल्चरल डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेड है? क्या हम इस तरीके से जाने चाहते हैं क्या हम इस सोसाइटी को वैसा बनाना चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो उसी कल्चर में ग्रो हो? तब जो आपने बात बोली कि क्या हम इसी चीज के लिए कनाडा आए थे, तो इस बात पे मैं अग्री करूंगा कि हम ये लाइफ देने के लिए अपने आप को और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं आए थे। इट ऑल गोज बैक टू सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। इसकी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना, तो वहां तो नहीं जा सकते, पर जो आज कर रहे हैं, द पीपल हु आर सेटिंग अप एन एग्जाम्पल, हम उनको तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वी कांट होल्ड एनीबडी अकाउंटेबल कि लाइक तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, बट पांचों उंगली बनेगी तभी मुट्ठी बनेगी। तो करना हम सबको पड़ेगा वो चीज। और अगर हम देसी मेंटेलिटी की बात करें, हम स्पेशली इंडियन कम्युनिटी, हमारी मेंटेलिटी, तो कहीं ना कहीं हम कनाडा में चीज जरूर नोटिस करते हैं कि आपस में रेजिस्टेंस है ना। हम किसी स्टोर पे जा रहे हैं तो हम किसी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमसे इंग्लिश में हिंदी में बात रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है। टिम हॉर्टन्स पे कॉफी लेने गए, आपने बोल दिया जी हाँ जी कैसे हो, आपको सामने पता है वो आरती है, हिंदी बोलती है, बट वो आपको इंग्लिश में ही रिवर्ट बैक कर रही है, आई एम गुड, हाउ आर यू, शी इज नॉट सेइंग आप कैसे है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में आपस में एक बहुत रेजिस्टेंस है ना। उसके बारे में मतलब क्या विचार रखता था में, क्या मतलब इसको पता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन भी है जब भी हम दोस्त बैठते हैं। एंड आई कैन गारंटी हर कोई इंसान बात करता है, अरे देसी से चलता है। कल को किसी को कुछ हो जाएगा ना तो देसी नहीं रुकेगा, गोरा जरूर रुकेगा। एक अनडिफाइंड कंपेटिटिवनेस है जो मैं बोलता हूं, और ये यहां से नहीं है। ये वो कंपटीशन नहीं है कि पहले मैं आया था तो तू यहां कैसे आ गया। दिस इज नॉट दैट कंपटीशन, इट गोज ऑल द वे बैक। आप आज इंडिया चले जाओ, लाइन में धक्का मुक्की क्यों हो रही है? पहले मैं पहुंचूंगा, रेलवे के काउंटर पे धक्का मुक्की क्यों हो रही है? जॉब के लिए सिफारिशी क्यों लग रही है? कहीं पर भी आप जाओगे, बिकॉज इट इज नॉट एक, ये बिहेवियरल इशू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल थॉट एंड ओपिनियन है, ये बिहेवियरल इशू नहीं है। ये एक सिचुएशनल इशू है जहां पर आपके पास में लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा है, सो यू हैव टू स्टैंड आउट। यहां पर आप स्कूल में जाओगे, आप पूछोगे कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 15 या 17 बच्चे होते हैं। बैक होम कितने हैं? 45 से 50। उसके भी सेक्शंस बने। एंड व्हेन आई एम सेइंग 45 से 50, दिस गोज ऑल द वे बैक टू 2008 व्हेन आई फिनिश्ड 12th क्लास, जिसमें सेक्शन A1 और A2 होते थे। तो A1 और A2 में 45 बच्चे हैं, मतलब सेक्शन A में 90 बच्चे हैं। 3,500 बच्चे हैं एक स्कूल में। So if a person has to stand out and rank number 1, what they will have to do, by hook or crook, they will have to compete no matter what. Added pressure of like the entire Asian culture, and this does not go to India only. Southeast Asian countries are known for having that cutthroat behavior कि तेरा बच्चा गिटार बजा सकता है, मेरा बच्चा पैर से गिटार बजाएगा। This is nuts. I know this is just so funny to hear and talk about, but isn't this true? It is, yeah. The competitiveness is always there in. और इसमें बदनाम कौन होता है? शर्मा जी। मेरी वाइफ का लास्ट नेम भी शर्मा है। शर्मा जी का बेटा ये कर लेता है, तू भी करेगा। मैं इसलिए शर्मा जी की बेटी ले आया मेरे घर। नो कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड। जो मेरा पॉइंट था ना, वो मेरा पॉइंट यही था कि आप आए यहाँ पर, आपको जो कनाडा आपके दोस्त ने उसकी आंखों से दिखाया होगा, आप यहाँ आए आपके फ्रेंड के थ्रू। आपने कनाडा अगर टेक्निकली देखो तो आपने आपके फ्रेंड की नजरों से कनाडा देखा, राइट?
पर अगर आपको इंट्रोड्यूस करा जाता कि भाई हाँ ये कनाडा के थोड़े से कोई सक्सेसफुल इंसान हैं, या भाई शुभम भाई आप इतना पैसा लगा के इतनी मेहनत करके आप कनाडा आए हो, आपका गोल XYZ है, तो आप एक काम करो, आप इस इंसान से बात करो। आपको क्रिकेटर बनना होगा तो आप लता मंगेशकर से बात करने तो नहीं जाएंगे। एंड शी इज नो मोर विद अस, वेरी वेरी सुपर हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन। आप जाएंगे, आप क्रिकेट कोच ढूंढेंगे, आप उनसे बात करेंगे, सब चीज करेंगे। तो चैलेंज हमारी कम्युनिटी के साथ में ये है कि वी आर नॉट टॉकिंग टू द राइट पीपल, दैट्स इट। अब आप सोचो ये बात कि आज हम बात करते हैं कि भाई मैं एग्जांपल लेता हूँ वेंडास्टा जैसी कंपनी का, ठीक है? वेंडास्टा VENDASTA, वेंडास्टा टेक्नोलॉजीज नाम है कंपनी का। ओके। आज हम वेंडास्टा की बात करते हैं। जब मैं हायर हुआ था, आई वाज द फर्स्ट इंडियन सेल्स पर्सन इन दैट कंपनी। Which year? 2020। उसके पहले भी वेंडास्टा में बहुत सारे इंडियंस काम कर चुके हैं। द वे आई गॉट इनटू वेंडास्टा, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मनवीर हैड अ जॉब इंटरव्यू एट वेंडास्टा। हम लोग दोनों CIBC में जॉब करते थे। मैंने उस दिन छुट्टी ली और मनवीर को रजाइना से ड्राइव करके मैं सास्काटून लेकर आया। वो मैं पहली बार सास्काटून आया, दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू सास्काटून। और मनवीर गया उसका जॉब इंटरव्यू देने। मैं तब तक डाउनटाउन घूम रहा था, सब चीज कर रहा था। मनवीर इंटरव्यू देकर आया, सब चीज करके आया। मैंने मनवीर को एक चीज बोली कि मनवीर, आई प्रॉमिस यू दिस वन थिंग टुडे, एक दिन मैं सास्काटून में इसी डाउनटाउन में काम करूंगा और सूट पहनकर रोज जॉब पर जाऊंगा। एंड देयर आई वाज इन 2020। हाउएवर बैक टू 2016, जब मैं इंडिया गया उसके पहले आई अप्लाइड एट वेंडास्टा फॉर द सेल्स पोजीशन। 4 दिन हो गए थे मेरे को इंडिया गए हुए, तब मेरे को जॉब इंटरव्यू का कॉल आया वेंडास्टा से। तो मैंने उनको बताया कि भाई अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इंडिया में हूँ, ऐसी सिचुएशन है, बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग, द डे आई कम बैक टू कनाडा आई विल रीच आउट टू यू अगेन। मैं 2019 में जब आया, मेरी PR हो गई, सब चीज हो गया, आई अप्लाइड बैक एट वेंडास्टा। मेरा जब पहला इंटरव्यू था, आई टोल्ड देम द स्टोरी कि व्हाई डिड आई अप्लाई टू वेंडास्टा, एंड आई रिमाइंडेड द HR पर्सन ब्रुक ट्रिपल कि आपसे मेरी 2016 में बात हुई थी, एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि द डे आई कम बैक आई विल रीअप्लाई, एंड हियर आई एम। तो आप देखोगे कि भाई मैं जब यहाँ आया, जो मेरे को मनवीर ने बताया कि वेंडास्टा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मोटिवेटेड मी इनफ अपार्ट फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ कि भाई रजाइना आप सास्काटून कंपेयर करो तो डिफरेंस है। भोपाल इंदौर वाला डिफरेंस अगर इंडिया में अगर हम बताए तो मेरे को वो देख के लगा कि हाँ, तो कि ये सही है मेरे लिए, लाइक दिस इज अ गुड फिट। सिमिलरली अगर आपके पास में राइट गाइडेंस और मेंटोर नहीं है, यहाँ पर भी कनाडा में आप डीरेल होगे ही, आपको गलत साइड ऑफ द कनाडा दिखेगा ही। आज पेरिस हम जाते हैं घूमने करने, सब चीज करने, अब बहुत सारे पेरिस के एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीडियोस है, ब्यूटीफुल है। उधर का द लूव जो म्यूजियम है इतना बढ़िया है, मोनालिसा देखने हर कोई जाता है, सब चीज करता है, फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने जाता है, सब चीज जाता है। पेरिस कितना गंदा है उसके भी वीडियोस है। पेरिस कितना कचरा है, कितना होमलेसनेस है पेरिस में, उसके भी वीडियोस हैं। हम क्या देखते हैं? अच्छी चीज है। तो वो हम यहाँ इस कंट्री में रहते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? हम क्यों विंटर को ब्लेम कर रहे हैं हर साल? हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि भाई लोग अच्छे नहीं है और ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। एक कॉमन कंपटीशन है और कंप्लेन है जो मैं हर किसी को बोलूंगा, यहाँ का खाना। वी कैन डू अ लॉट बेटर। रिजाइना में यार ज्यादा रेस्टोरेंट है हमारे से, सास्काटून में क्यों नहीं है? इंडियन खाना हम जो बोलते कि हम मिस कर रहे हैं, वो खाना हमको रेस्टोरेंट्स में क्यों नहीं मिल रहा है? सर्विसेज हम इतनी अच्छी दे रहे हैं रेस्टोरेंट में। अभिनय का खुद का रेस्टोरेंट, नो ऑफेंस टू अभिनय, बट यू कैन कंपेयर बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर
कि जो हमको इंडिया में खाना मिल रहा है और हमको यहाँ जो खाना मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रीडेवलप करा जा सकता। यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पानी का टेस्ट डिफरेंस है, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, फ्लेवर हर चीज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम करीब तो आ सकते हैं। मैं और नहीं कर सकता। तो मैं तो इंदौरी आदमी होकर कंप्लेंट करूंगा, पोहे जलेबी कोई नहीं बेच रहा है यहाँ पर। पोहे जलेबी बेचना बहुत जरूरी है। अच्छी रबड़ी जलेबी कोई नहीं बेच पा रहा है। तेल में बनाई हुई रबड़ियां बिक रही हैं, वो जलेबियां बिक रही है यहाँ पर। हम क्यों नहीं बना रहे घी में रबड़ियां? आप लो पैसे मेरे से, खरीदने वाला खरीदेगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदने वाला खरीदेगा, भले ही वो महंगा होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली हमको क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, तब जाके कम्युनिटी को सेटिस्फैक्शन मिलेगा।